हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रोस्टोव ने अपनी ग्रोथ थ्योरी में क्या क्या 5 स्टेजेस बताई थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी की, संतुलित और असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत की। इस सिद्धांत को रोजेस्टिन रूडैन ने एक्सप्रेस किया था, उनके साथ रेगनर नर्स्के और आर्थर लुईस जो थे उन्होंने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि देखिए आप कि ये कह रहा है कि संतुलित वृद्धि का विश्लेषण वृद्धि की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संतुलन को आवश्यक मानता है। क्या करना है हमको, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है ना, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है उसके जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके मध्य वो क्या करता है, बैलेंस स्थापित करता है। इसलिए इसे बैलेंस्ड थियरी कहा गया है, संतुलित वृद्धि सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना जो है, मेन बेस क्या है, कृषि और उद्योग। क्या है, एग्रीकल्चर और उद्योग। और क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर और उद्योग जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि के बिना उद्योग संभव नहीं है और उद्योग के बिना कृषि संभव नहीं है। इन दोनों की ही अनिवार्यता होनी चाहिए। यदि औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा तो इससे खाद्यान्नों की मांग बढ़ेगी। क्या होएगा, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा तो इससे क्या होएगा, खाद्यान्नों की मांग में भी वृद्धि होगी। अब ये सिद्धांत हमको क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये सिद्धांत ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सामंजस्य, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो और वैसा डेवलपमेंट हमको करना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों के साथ साथ सभी क्षेत्रों में, है ना, जो भी एरिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, है ना, चाहे घरेलू हो, चाहे घरेलू व्यापार हो, निर्यात हो, आयात हो, उन सब में क्या होना चाहिए, समान रूप से सामंजस्य होना चाहिए और आर्थिक वृद्धि उन सब में एक साथ होनी चाहिए। सभी क्षेत्र, है ना, चाहे जो संतुलन, उनमें संतुलन होना चाहिए, घरेलू एवं निर्यात क्षेत्रों में संतुलन होना चाहिए। और ये क्या होते हैं, ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये मांग और पूर्ति पक्ष पे आधारित होते हैं। ओके, नाउ देन हम बात करते हैं कि संतुलित वृद्धि के सिद्धांत की प्रस्तावना क्या है, मीन्स इंट्रोडक्शन रूप में क्या कहा गया है। इंट्रोडक्शन रूप में ये कहा गया है कि कम विकसित देशों की अपर्याप्त बाजार संरचना जो होती है, कम विकसित देश मीन्स जो जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके सुधार के लिए संतुलित वृद्धि का सिद्धांत जो है वो इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करेगा और उसमें एक साथ विनियोग को प्रस्तावित करता है, जिससे क्या होएगा, बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति का निवारण हो सकता है। ओके, नाउ देन फिर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ कह रहे हैं कि संतुलित वृद्धि के सिद्धांत के विचार का विकास कैसे हुआ। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि रोजेस्टिन रूडैन, रेगनर नर्स्के और आर्थर लुईस ने इसको एक्सप्रेस किया था, लेकिन माइंड में पहले किसके आया था, तो फ्रेडरिक लिस्ट जो हैं, है ना, ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने कहा कि कृषि उद्योग और वाणिज्य और उद्योग जो हैं उनकी जो डिफरेंट ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, उनके मध्य में संतुलन होना आवश्यक होता है। उन्होंने एक लेख लिखा और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इंक्रीजिंग रिटर्न एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा कि श्रम बाजार के आकार से सीमित होना चाहिए। क्या चीज़, जो संकल्पना का विश्लेषण है वो इससे किससे, श्रम विभाजन बाजार के आकार से सीमित होना चाहिए। अब उन्होंने ये कहा कि जब हम बात करते हैं मांग और पूर्ति पक्ष की, तो उसमें मांग पक्ष जो उन्होंने रखा उसमें ये कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में रोज़गार होगा, रोज़गार की स्थिति होगी, रोज़गार बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ने के साथ साथ आय में भी वृद्धि होगी, इनकम भी इंक्रीज़ होगी। इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ क्या होगा, कृषि एवं निर्माणकारी उद्योगों से संबंधित जो पूरक उद्योग हैं और उपभोक्ता वस्तु उद्योग हैं, उन सब में वृद्धि होना निश्चित हो जाएगा। तो मांग पक्ष जो है वो पूरा प्रभावी होगा और उसमें क्या होगा, निरंतर वृद्धि देखेंगे। हम रोज़गार में वृद्धि देखेंगे, हम आय में वृद्धि देखेंगे, हम मांग में वृद्धि देखेंगे, जो उपभोक्ता वस्तुओं का उद्योग पनप रहा है उसमें वृद्धि देखेंगे। मांग पक्ष में ये सब स्थिति होती है। देन फिर बात करते हैं हम सप्लाई की, पूर्ति पक्ष की, कि अर्थव्यवस्था के सभी अंगों के विकास पे जोर देना चाहिए। अर्थव्यवस्था में जितने भी उपभोग, उत्पादन, राजस्व, विनिमय, ये सब कुछ है अर्थव्यवस्था में, उद्योग, कृषि, इन सब पे क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए और वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए
ये सहायक होता है। क्या चीज़? मांग पक्ष तो क्या मांग बढ़ाने के लिए और पूर्ति पक्ष पूर्ति बढ़ाने के लिए सहायक होता है। अब बात करते हैं हम कि यहाँ ये सिद्धांत ये भी एक्सप्रेस कर रहा है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास करती है ना, कि हमको अगर आवश्यकता है वस्तुओं की, हमें रिक्वायरमेंट है ना, तो वो क्या करेगा? वो उद्योगों को विकसित करेगा। हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम मार्केट जाते हैं, हम उसे परचेस करते हैं, उसकी डिमांड मार्केट में होगी तो अपने आप उस उद्योग का डेवलपमेंट होगा। फिर कच्चे माल, विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन आदि साधनों को समान रूप से विकसित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कृषि पर ध्यान दिया, अदर फैक्टर्स जो है उनको नेगलेक्ट कर दिया, या आपने सिर्फ सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन इन पे अपना कंसंट्रेशन रखा और दूसरे सारे वेरिएबल जो हैं, दूसरे सारे चर जो हैं, दूसरे सारे जो फैक्टर्स हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया, तब ये बात जागृत नहीं होगी, ये बात अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। कच्चा माल, विद्युत, कृषि, इन सब पे बराबर समान रूप से विकास होना चाहिए। अब आपका जो ये सिद्धांत है, आपका जो ये सिद्धांत है उसमें रुडैन के विचार हम देखते हैं, और उन्होंने 1943 में रजस्टन रुडैन ने अपना एक आर्टिकल लिखा था, और उसके अंदर वो आर्टिकल का नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। उसमें संतुलित वृद्धि की दशा का, है ना, जो संतुलित वृद्धि है उसकी दशा को उन्होंने प्रबल समर्थन किया, और उन्होंने तर्क दिया कि विनियोग और सामाजिक सीमांत उत्पाद जो होता है ना, SMP जो होता है, और निजी सीमांत उत्पाद होता है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। जो प्राइवेट PMP है ना, प्राइवेट मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो, और सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है ना। वो चीज़ हम आगे डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और ऐसे भी एक्सप्रेस कर देंगे आपको कि रुजस्टिन ये कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं रुजस्टिन की। रुजस्टिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि संतुलित वृद्धि, उन्होंने संतुलित वृद्धि शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उसका विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर इनके अनुसार सामाजिक सीमांत उत्पाद, जो अभी बात कही कि SMP है ना, उसका निवेश उसके निजी सीमांत उत्पाद से अलग होता है। SMP में जो निवेश वृद्धि होती है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक होती है ना। SMP जो है सामाजिक सीमांत उत्पाद जो है उसके अंदर जो निवेश वृद्धि होती है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नक्सके ने जो संतुलित वृद्धि सिद्धांत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वो ये कहते हैं कि विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश की लहर संतुलित वृद्धि के रूप में होनी चाहिए। मतलब उद्योग जो हैं उनमें पूंजी निवेश इतना अत्यधिक मात्रा में किया जाए कि वो संतुलित वृद्धि हमको दे सके। अल्प विकसित देशों में क्या है, अल्प विकसित देशों में क्या देखने को मिलता है? हमको दरिद्रता देखने को मिलती है, हमको पॉवर्टी देखने को मिलती है, और उस पॉवर्टी की वजह से विशेष सर्कल जो है ना, हमारा दुष्चक्र जो है वो निरंतर क्रियाशील रहता है, बना हुआ रहता है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर अल्प विकसित देश है और उसमें गरीबी है तो आय नहीं होगी, आय का स्तर कम होगा, आय का स्तर कम होगा तो बचत का स्तर भी कम होगा, बचत का स्तर कम होगा तो पूंजी का अभाव तो अर्थव्यवस्था में रहेगा ही, निवेश की प्रेरणा जो है वो भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम बचत ही नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो हम सोच भी नहीं सकते, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। देन फिर वापस उससे आय कम होगी और बाजार का आकार जो है वो सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा मार्केट का जो क्राइटेरिया है वो, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त उत्पादन साधन नहीं है और पैसा नहीं है, तो उपभोग भी नहीं किया जाएगा, तो बाज़ार में कोई चीज़ बनेगी भी नहीं, निर्मित भी नहीं होगी। तो ये सारी स्थिति जो है वो क्या करेगी, बाज़ार का आकार जो है उसको लिमिटेड कर देगी, सीमित कर देगी। अब ये जो समस्या है ये कहाँ होती है? ये अल्प विकसित देशों में होती है, और इस समस्या को समझने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत निवेश निर्णय को बल दिया। उन्होंने ये कहा कि बाज़ार का विस्तार किया जाना चाहिए। पहला तो उन्होंने क्या बताया, पहला समस्या का हल क्या बताया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या बताया कि व्यक्तिगत निवेश निर्णय किया जाना चाहिए, कि है ना, जो इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो डिसाइड करना चाहिए। देन फिर बाज़ार का विस्तार करना चाहिए। अब बाज़ार का विस्तार करेंगे हम, बाज़ार को एक्सटेंड करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि हमें विज्ञापन प्रणाली को अपनाना होगा, विक्रय कला में सुधार करना होगा। उससे क्या होएगा, मुद्रा प्रसार की स्थिति का ध्यान रखना है हमको और उसको विस्तार करना है, और व्यापार नियंत्रण हटाना होगा हमको। ये जो व्यापार में जो नियंत्रण हमने लगा रखा है उसको हमको हटाना होगा, ताकि हम स्वतंत्र रूप से ये सब काम कर सकें। सभी उद्योगों में एक साथ निवेश किया जाना चाहिए, मीन्स श्रम विभाजन होना चाहिए, पूंजी का श्रेष्ठ तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ये सब कुछ स्थिति और इन समस्याओं का जो ये अल्प विकसित देशों में जो समस्या है उनके ये हल इस रूप में देखने को उनको मिलते हैं।
देन फिर बात कर रहे हैं ये कि यहाँ सरकारी निर्देशन होना चाहिए, सरकार कुछ ऐसा कंट्रोल कर दे तो वो कैसे करेगी कि निजी निवेशकों में क्या होना चाहिए, जो पूंजी निवेश है उसको बढ़ाने के लिए और उसको शुरू करने के लिए क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। केंद्रीय योजना की उपेक्षा की जानी चाहिए में सामाजिक निवेश जो है ना, सेंट्रल प्लानिंग्स जो की जाती है उनको उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, उनसे अपेक्षा की जानी चाहिए, मीन्स सामाजिक निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसका अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट क्या देख रहे हैं, मीन्स क्या कह रहे हैं कि सामाजिक निवेश जो किया जा रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसको बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट हमारे पास है कि कृषि और उद्योगों में संतुलन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, कृषि और उद्योग जो हैं उनके बीच में संतुलन किया जाना चाहिए, है ना। अब इसको हम इस डायग्राम से एक्सप्रेस करेंगे। आप देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक OX अक्ष है, उस पर हमने क्या दर्शाया हुआ है, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर एरिया प्रेजेंट किया हुआ है। और OY जो हमारा अक्ष है उसके ऊपर हमने क्या बताया है, उद्योग क्षेत्र बताया गया है, जो I से इंडिकेट किया, I फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहाँ हमने ए एग्रीकल्चर को इंडिकेट हमारा कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि समान निवेश ज़रूरी नहीं है, मुद्रास्फीति की स्थिति होनी चाहिए। और यहाँ क्या होना चाहिए, जो हमारा PP बन रहा है, जो आप देखिए ये हमारा जो ये PP कर्व बन रहा है, ये हमारा क्या है, निवेश संभावना वक्र है कि यहाँ निवेश की संभावना कितनी, P इस OY अक्ष पे जो ये P है, इस P से ये निवेश की संभावना कहाँ तक, OX अक्ष पे जो P है उस तक प्रबल हो रही है। ये जो हमारा G पॉइंट है ये हमारा संतुलन बिंदु है कि यहाँ इस अवस्था पे आके दोनों एक साथ मिलते हैं और यहाँ स्थिर हो जाते हैं। और OA जो हमारा है, ये आप देखिए OA और OI मीन्स OA कृषि क्षेत्र और OI इंडस्ट्रियल जो एरिया है, ये हमारे दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के, कृषि और उद्योग जो है ये बता रहा है कि कृषि और उद्योग जो है इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, कृषि और उद्योग इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों के बिना क्या नहीं हो सकता है, इन दोनों के बिना हमारा जो उद्योग का और कृषि का जो क्षेत्र है इनमें संतुलन उत्पन्न नहीं हो सकता है। फिर बात कर रहे हैं ये सेकंड, ये सोल्यूशन क्या बता रहे हैं कि घरेलू तथा विदेशी क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। पहले तो हम क्या बात कर रहे हैं, कृषि और उद्योगों में संतुलन की बात कर रहे हैं, देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं घरेलू तथा विदेशी क्षेत्र में संतुलन की। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ये यहाँ कह रहे हैं कि आयातों और निर्यातों में संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयातों और निर्यातों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। रोज़गार की स्थिति होगी, रोज़गार की स्थिति होगी, रोज़गार अर्थव्यवस्था में रोज़गार होगा तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय प्राप्ति होगी, आय प्राप्ति होगी तो मांग भी बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आयातों में भी आयात भी जो होंगे वो बढ़ेंगे, आयातों में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि आयातों का भुगतान किस तरीके से किया जाता है। तो आयातों के भुगतान करने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि निर्यातों द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाना चाहिए, है ना। जो निर्यात किए जाते हैं उनके द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाना चाहिए, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो उनके अनुसार करना चाहिए। मतलब क्या है, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी तो घरेलू बाजार का विस्तार होगा और विदेशी बाजार का विस्तार तो होगा ही। ये जो निर्यातों द्वारा वित्त प्रबंधन कह रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो घरेलू बाजार का विस्तार होगा। ऑब्वियस है कि घरेलू बाजार बढ़ेगा, घरेलू बाजार बढ़ेगा तो उसके साथ साथ विदेशी बाजार जो है उसका भी विस्तार हो जाएगा। तो ये आज हमने देखा कि क्या है, ये संतुलित वृद्धि का सिद्धांत था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ के, असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। ओके, थैंक यू।